हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन वाले 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स इफ। ऐसी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमें मोलर मास कैलकुलेट करने में हेल्प करती है प्रोटीन्स या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल जो होती हैं उनके लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनके मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो वो हमारे पास राइट आंसर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर अब ऑस्मोटिक प्रेशर का बेनिफिट ये होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन भी हो तब भी ये जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है। एंड आप जो है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर्स में भी ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोर ओवर यहाँ पे हम लोग मोलारिटी लेते हैं इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स के जो है मास कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग इन हाई ऑल्टीट्यूड इज़ ड्यू टू। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड में जाते रहते हैं वहाँ वैसे वैसे जो है ऊपर हमें सांस फूलती है। ठीक है, सांस क्यों फूलती है? बेसिकली वो इसलिए कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन कम क्यों है? ब्लड तो पूरा है हमारे में, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो वैसे 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 जो आपका यहाँ पे प्रेशर है वो डिक्रीज करता रहता है। तो आपको पता है हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा किसी भी गैस का। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिजॉल्व होगा ऑक्सीजन वो कम होगा। ओके, तो इसलिए आंसर सी करेक्ट है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच। अब देखो के एच जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसका वैल्यू टेम्परेचर के साथ कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे अगर टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, उनका डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो के एच है वो भी बढ़ गया। ठीक है, जितना डिसोल्यूशन कम होगा उतना के एच ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है उतना सॉल्युबिलिटी कम होती है। ओके, सो वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच इट इंक्रीजेज विद सेकेंड होगा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है एन एजेटोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर ऑफ द टू लिक्विड्स। यानी कि अगर आप दो लिक्विड ले रहे हो, ए लिक्विड ले रहे हो, बी लिक्विड ले रहे हो, इन दोनों का आपने बनाया है एजेटोपिक मिक्सचर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो उस केस में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर आ रहा है। ये आपको दिया गया है, मतलब क्या हो सकता है, कैसे राउल्स लॉ से कैसा डेविएशन होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है इसका मतलब कि नेगेटिव डेविएशन आ रहा है राउल्स लॉ से। ठीक है, तो इट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो आपने देखा जब हम लोग राउल्स लॉ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ए का वेपर प्रेशर है, यहाँ पे मान लो बी का वेपर प्रेशर है। तो ए का वेपर प्रेशर ऐसे जा रहा है, बी का वेपर प्रेशर ऐसे जा रहा है, और ओवरऑल वेपर प्रेशर ये होगा। तो अगर नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है तो वो ऐसे शो होता है। तो जिनका नेगेटिव डेविएशन होता है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज्ड टू फाइंड मोलर मास ऑफ प्रोटीन। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका आंसर। द कंपाउंड अंडरगोस कंप्लीट टेट्रामराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, द वांट ऑफ फैक्टर इज। अब देखो वांट ऑफ फैक्टर में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे कुछ ऐसे आपके पास सॉल्यूट्स होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर जा कर के या तो ब्रेक करेंगे या तो कंबाइन करेंगे। तो देखो अगर आपने मान लो कि कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, ए, आपने उसके 4 एटम्स डाले हुए हैं ए के, वो क्या कर रहा है सॉल्यूशन में जाके A4 का कोई मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, सपोज को लो कि ये 4 आपने एटम लिए हैं और सॉल्यूशन में जा कर के ये एक बना रहा है, ऐसे एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग तो आपने 4 डाले ना, 4 पार्टिकल्स डाले, लेकिन सॉल्यूशन में जा कर के वो एक पार्टिकल हो गया। तो 4 पार्टिकल एक पार्टिकल हो गया। तो वांट ऑफ फैक्टर आपको यही बताता है, ये फैक्टर होता है जो आपको बताता है कि डिसोसिएशन हो रही है कि एसोसिएशन हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो कितना हो रहा है, एक, मतलब कि 4 जने मिलकर के एक पार्टिकल आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू 0.5। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी। देखो ए के 1 मोल और बी के 2 मोल हैव अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 40 टॉर। 40 टॉर टोटल वेपर प्रेशर दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी आपको दिया है 45 है इसका और इसका 30 है। तो आपको बता देना है, मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3 और बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। ए का प्योर स्टेट में कितना है 45 और बी का प्योर स्टेट में कितना प्रेशर है 30। तो हम प्रेशर टोटल निकालते हैं। तो प्योर स्टेट में ए का मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस प्योर स्टेट में बी का मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। तो 15 + 10 इज इक्वल्स टू 25 टॉर। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 है, ओके तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। ठीक है, तो 35 टॉर। तो आपको दिया कितना है 40 टॉर, यानी कि जो प्रेशर है वो आपको ऑब्जर्व कितना हो रहा है 40 टॉर, लेकिन आपको आप कैलकुलेट कितना कर पा रहे हो 35 आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। ओके, अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये आएगा, इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन हो रहा है सॉल्वेंट में, द वांट ऑफ फैक्टर जब एसोसिएशन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर हमेशा कम होता है। ओके, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। राइट, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि जब टेट्रामराइजेशन हो रही है तो ये सब मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो हम लोगों ने तो 4 डाले थे लेकिन अंदर जाके वो 1 हो गया है। 1 हो गया इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया इसका मतलब जो वांट ऑफ फैक्टर है वो लेस देन 1 हो जाएगा। एन एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ द कंपोनेंट इज फॉर्म्ड व्हेन। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो होगा वो दोनों से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो 10 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन इज। अब जो NaCl है वो सॉल्यूशन में जाकर के Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आपको देगा। इसका मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब डेल्टा TB किसके इक्वल होता है Kb मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। ओके, तो Kb आपको यहाँ पे होता है 0.512। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी कितना हो गया, मोलैलिटी आपको 1 दिया है और आई भी यहाँ पे लगेगा वांट ऑफ फैक्टर जो कि हो जाएगा 2। तो 0.512 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1.024। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो ओरिजिनल इसका बॉइलिंग पॉइंट होता ही है, इसमें आपने 1.024 डाल देना है तो जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है व्हेन अ लिक्विड एंड इट्स वेपर आर इन इक्विलिब्रियम एंड द प्रेशर इज सडनली डिक्रीज्ड। जब लिक्विड और उसका जो वेपर प्रेशर, जब उसका जो प्रेशर, जब लिक्विड है एक आपके पास, ठीक है, ये उसका वेपर है फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में, दोनों ही क्या है इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों ही क्या है इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो अब क्या हुआ सडनली प्रेशर से सारा डिक्रीज कर दिया। ठीक है, प्रेशर सारा डिक्रीज कर दिया तो अब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो होगा वो इवेपोरेट करेंगे ताकि प्रेशर रिस्टोर, मतलब कि जो उनका इक्विलिब्रियम था वो रिस्टोर हो जाए। ओके, वाटर इथेनॉल एजियोट्रॉप्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन करते हैं राल्स लॉ से। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है उसमें आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि 100 ग्राम वाटर के अंदर आपके 2 मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है। 100 ग्राम वाटर है, इसका मतलब वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे 55.5 मोल्स। ठीक है, और आपके सॉल्यूट के मोल्स भी हैं, सॉल्वेंट के मोल्स भी हैं। अब आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का 2/57.5 मोल्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 0.0348 आ जाएगा। ओके, फिर आता है 15
असर्शन है व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। ये तो पता ही है, ठीक है, जब भी आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे डिप्रेशन तो होगा ही फ्रीजिंग पॉइंट में। NaCl अंडरगो डिसोसिएशन वाटर, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बाय इथाइलिन ग्लाइकोल। एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल को जब आप पानी में डालोगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा पानी का। इथाइलिन ग्लाइकोल इज अनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो ए है आपका ट्रू और रीजन आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो करेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शन थोड़ी ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम क्या यूज करते हैं, मोलैरिटी, ओके। नेक्स्ट आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में सबसे पहले आपने स्टेट करना है हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ को स्टेट करना है 2 मार्क्स क्वेश्चन में। ये भी आपके एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब आपने इसको आंसर कैसे करना है कि हेनरीज लॉ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे कि हेनरीज लॉ क्या है। हेनरीज लॉ इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द partial pressure of a gas present above a solution is directly proportional to the mole fraction of solution, mole fraction of solute in the solution, ठीक है। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P इज इक्वल्स टू HX KH, ठीक है। जहाँ पे प्री क्या होगा पार्शियल प्रेशर, KH क्या हो गया हेनरीज कांस्टेंट, और X क्या होगा मोल फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। KH आपको दिया गया, ठीक है, तो आपको गिवन क्या क्या है, प्रेशर दिया है 760 mm Hg, KH आपको गिवन है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ mm Hg। आपको पता है प्रेशर हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू KH X। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, X निकालना है P अपॉन KH। P कितना है 760 mm ऑफ Hg, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ mm Hg, ठीक है। इसका आंसर होगा 6.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड Y। आपके पास X है और Y है, इनका वेपर प्रेशर देखो तो P0 कितना है 120 mm Hg, P0 कितना है 160 mm Hg। इक्वल मोल्स आर मिक्स, यानी कि X मतलब अगर हम लोग इक्वल मोल देखें तो एन एक्स कितना है, इसको ले लेते हैं हम X, और NY भी कितना ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं X, सेम ही है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। वेपर प्रेशर के लिए सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, चलो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम X का। तो X के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, X के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, X के मोल्स एंड Y के मोल्स, ये हो जाएगा X अपॉन 2X, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2। उसी तरीके से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे Y के, तो Y के कितने मोल्स हैं X, ठीक है, और टोटल मोल्स है ये, तो Y के भी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए सेम इतने,
ठीक है, आपके पास ये भी है, ये भी है, दोनों ये भी है, ये भी है। ठीक है, आपने टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? प्रेशर प्योर स्टेट एक्स का, एक्स के आपने मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, प्लस प्रेशर प्योर स्टेट वाई का, और वाई का ही मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 160 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 60, 60 प्लस 80 140 mm ऑफ H3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे आपको वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है ग्लूकोज सॉल्यूशन का, वो है बता रहे हैं कि वो आइसोटोनिक है इतने % सॉल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आपने कैलकुलेट करना है उसका मोलर मास, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास। चलो यहाँ पे हम लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं ए, इसको हम लोग ले लेते हैं बी। अब देखो ये 6% वेट बाय वॉल्यूम है, यानी कि 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यही है। ठीक है, और इसका है 2.5%, इसका मतलब 2.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is present in 100 ml of solution। वेट बाय वॉल्यूम का यही मतलब है ना, इतने ग्राम इतने ml में। ओके, तो आपके पास वेट ऑफ ग्लूकोज आपको दिया हुआ है कितना? 6 ग्राम्स। आपको पता है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 100 ml। इससे आपकी मोलारिटी निकल जाएगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये ml में है तो इसको लीटर्स में चेंज करते हैं। 1 2 3, मोलारिटी कितनी आ गई? 6/18। ठीक है, अब यहाँ पे मोलारिटी देखो, यहाँ पे मोलारिटी कितनी? 2.5 अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 1000। ओके, तो ये कितना हो जाएगा मोलारिटी? 2.5 अपॉन मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो इन्होंने बोला है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है? आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन। सेम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जो इसकी मोलारिटी होगी वो इसकी मोलारिटी के इक्वल होगी। ओके, तो इसकी मोलारिटी कितनी है? 6/18, ये इसकी मोलारिटी के इक्वल होगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 16, 75 ग्राम पर मोल, यह आ जाएगा मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। ठीक है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आता है डिफाइन द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आपने डिफाइन करना है। हाउ इज इट रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है? KF मल्टीप्लाई बाय M। अगर आपकी मोलारिटी आप 1 मोलर ले लो तो डेल्टा TF किसके इक्वल हो जाएगा? KF के। तो आप यहीं से जो है इसको कर सकते हो आप सॉल्व। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट
Kf is the decrease in freezing point produced when, अब देखो 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent. ठीक है, अब मोलैलिटी क्या होती है? 1 मोल इन 1 kg, यही तो है सॉल्वेंट. तो जब आप 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करोगे, उस टाइम पे कितना उसका डिप्रेशन आता है, कितना उसके डेल्टा TF कितना आता है, वो आपके पास इक्वल होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के. ओके, अभी रिलेटेड कैसे है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से? अब उसके लिए एक रिलेशन आता है KF इज इक्वल्स टू RTF स्क्वायर M अपॉन 1000 डेल्टा H फ्यूजन. यहाँ पे R क्या है? गैस कांस्टेंट. TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट of solvent. ओके, M क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. और डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ओके, ऐसे इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस. ठीक है, ये हमारे पास 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे. अब इसमें है when 19.5 gram of FCH2 COOH is dissolved in 500 gram of water, the depression freezing point is. ओके, आपको डेल्टा TF गिवन है, कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस. आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है. ओके, देखो आपको वेट भी गिवन है. वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 19.5. मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? अब देखो इसमें 2 कार्बन है, 24, 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 32 आ गया है. एक ऑक्सीजन का 16, 2 का और 1 फ्लोरीन. इसको सबको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 78. तो 78 ग्राम पर मोल. ओके, तो आपके पास वेट भी आ गया, आपके पास मोलर मास भी आ गया. तो वो बोल रहे हैं कि इतने ग्राम जब इतने, अच्छा वाटर का भी, तो वाटर का कितना वेट है? 500 ग्राम्स. ठीक है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने से सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? I निकालना पड़ेगा. आपको पता है ये जो है एसिड, ये कैसे डिसोसिएट होता है? FCH2 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ओके, तो आपको पता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी. ओके, तो अगर हम लोग यहीं पे ही इसको रब करके यहाँ पे इसकी मोलैलिटी निकाल लेते हैं. मोलैलिटी कितनी होती है? गिवन मास अपॉन ये पहले मोल्स निकालते हैं. इसके मोल्स कितने हैं? ठीक है, मोल्स कितने हैं? W2 अपॉन M2 कितना रहेगा? 19.5 अपॉन 78, 0.25 मोल्स. मोल्स मिल गए तो मोलैलिटी भी मिल जाएगी. मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 0.25 गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास kg में. 500,000 kg हो जाएगा. 500 ग्राम्स दिया है ना, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. कितना आ जाएगा? 0.50 मोलैलिटी आपको मिल गई. आपको मोलैलिटी मिल चुकी है. अब देखो यहाँ पे डेल्टा TF आपको गिवन है. KF भी गिवन होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल. ओके, तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉन ऑफ फैक्टर. वॉन ऑफ फैक्टर आपने निकालना है यहाँ पे. डेल्टा TF
अपॉन के एफ मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ कितना निकला है, डेल्टा टी आपको दिया हो 1, के एफ कितना है 1.86, मोलैलिटी कितनी है 0.5। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.075। अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन होता है कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन, यहाँ पे डिसोसिएशन हो, ठीक है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होता है 1 प्लस अल्फा के, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा आई माइनस 1, आई कितना 1.075 माइनस 1, अल्फा कितना हो जाएगा 0.075। ओके, हमारे पास अल्फा आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेंजोइक एसिड एसोसिएट्स इनटू डाइमर्स इन बेंजीन। अब जो बेंजोइक एसिड है वो क्या करता है, वो एसोसिएशन करता है बेंजीन में, ठीक है। तो बेंजीन का आपको मोलर मास दिया हुआ है, कितना है 122 ग्राम पर मोल बेंजोइक एसिड का, ठीक है। बेंजोइक एसिड का आपको मोलर मास दिया हुआ है। गिवन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, वेट आपको दिया है कितना 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 100 ml बेंजीन। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 100 ml, 100 ml, ठीक है। प्रेशर दिया है, प्रेशर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी प्रेशर दिया है आपको 6.5 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। ओके, परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। परसेंटेज एसोसिएशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। अब उसके लिए आई निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, आई सी आर टी, आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन सी आर टी। तो 6.5 अपॉन सी, सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। तो अगर आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, R 0.0821, टेम्परेचर 300, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई किसके इक्वल आ जाएगा 0.53 के इक्वल। ओके, तो आई हमारे पास है 0.53 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.53 इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास अल्फा इज इक्वल्स टू 0.94 और इसको परसेंटेज में बोलेंगे 94%। तो 94% यहाँ पे एसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन 94% होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग आपको दिया हुआ है यानी कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 0.0225, ये आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.0225। सिंपल आंसर था इसका, है ना, इजी सा आंसर था। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट 283 में आपके पास प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर दिया है 100 mm ऑफ मर्करी। ओके, प्योर सॉल्वेंट यानी कि पी नॉट ए कितना है 100 mm Hg। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग
1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AB। तो मोल कितने इलेक्ट्रोलाइट की? 1 मोल है, AB है, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा और I हमें दे देगा 2। ओके, सिंपल सी बात है। I 2 है, मोल 1 है, इसका मतलब आपके पास कितने मोल्स होंगे? एक्चुअल मोल कितने होंगे? एक्चुअल मोल होंगे आपके पास 2 मोल्स। Assuming complete dissociation, calculate the vapor pressure of the solution। आपने वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का, देखो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है निकालनी। ओके, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है निकालनी। मोल्स ऑफ ए कितने हैं? 50 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपने एक्स भी निकालना है। एक्स भी निकालोगे तो जब आप तो लिखोगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो एन बी कितना है? 2 और यहाँ पे 52। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 0.038 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा 0.961 और 2। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब देखो यहाँ पे प्रेशर किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्योर स्टेट में कितना है? 100 mm और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.962। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 96.2 mm Hg प्रेशर ऑफ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन में। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, आपके पास W2 दिया हुआ है 5 ग्राम, आपको मोलर मास नहीं दिया हुआ इसका। W1 दिया हुआ है 200 ग्राम्स। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, यानी कि पी टोटल आपको दिया हुआ है कितना? 31.84 mm Hg वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है और आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। आपको पता है प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर होता है? ये गिवन होता है वैसे 6.31, ये गिवन होता है। ओके, अब हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग कितना है? 31.92 माइनस 31.84 डिवाइडेड बाय 31.92 मोल फ्रैक्शन x2। अब मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? मोल्स अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय मोल्स अपॉन मोलर मास प्लस मोल्स अपॉन इसका मोलर मास। ओके, अब इसका निकल जाएगा 0.0025। अब एज कम्पेयर टू हमारे पास सॉल्वेंट के जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है, तो हम इसको जो है निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, 5/m2 200 डिवाइडेड बाय 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 ग्राम पर मोल।
अब हम लोग सॉल्व करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। पहला है वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन हायर देन दैट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 मोल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अगर आप 1 मोल NaCl डाल दो तो होगा क्या, NaCl जो है वो क्या करता है, वो डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो डिसोसिएट करने की वजह से उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन में, इसका यानी कि वॉन ऑफ फैक्टर बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड जो ग्लूकोज है वो डिसोसिएट नहीं करता, ठीक है, ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं करता, तो इसलिए उसके जो है नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ते। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड समझ में आ गया, तो इसलिए इसका जो अभी अगर इसको यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो डेल्टा KF मोलैलिटी, तो आई फैक्टर की वजह से उसका डबल हो जाता है, जो भी आपके पास डिप्रेशन, जो भी आपके पास एलिवेशन या डिप्रेशन आना होता है, ठीक है। इस केस में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, राइट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है आपके पास X, मोलर मास आपको दिया हुआ है X का कितना 50 ग्राम पर मोल, व्हेन डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, अच्छा आपको बेंजीन में डिजॉल्व किया हुआ है इसको, ठीक है। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है 78 ग्राम पर मोल, इसका वेट भी कितना है 78 ग्राम, यानी कि मोल्स कितने हैं NB कितना है 1, ओके। इसका आपको वेट कैलकुलेट करना है। reduces its vapor pressure to 90 degrees 90% of that of pure benzene, मतलब प्योर बेंजीन से, अगर मान लो प्योर बेंजीन का 100 था, इसका अब वेपर प्रेशर कितना हो गया 90 हो गया हुआ, ठीक है। मतलब कि अगर 100 इसका वेपर प्रेशर था, उसने 90 तक रिड्यूस कर दिया हुआ है, अगर 90 तक रिड्यूस कर दिया, अब उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया है 10%, ठीक है। 10% यानी कि जो न्यू वेपर प्रेशर हो गया 10% यानी कि 0.1 हो गया हुआ इसका परसेंट, ओके। अब देखो यहाँ पे डिप्रेशन इन सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या देखना है वेपर प्रेशर, ठीक है। P0 इज इक्वल्स टू ये x का लेंगे हम, ठीक है, अपॉन NX प्लस 1, तो पहले वाले से ये चीज़ हमको दी हुई है परसेंटेज में, ठीक है। 10% मतलब कि 90% तक रिड्यूस हो गया हुआ है, तो यानी कि अब कितना हो गया 10%, यानी कि ओरिजिनल से अगर हम कंपेयर करें तो 0.1 हो गया, ठीक है। 0.1 हो गया NX अपॉन NX प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो NX की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9, ओके। सो W2 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू 1/9, W2 कितना आ जाएगा, M2 तो हमें पता है यहाँ से, ठीक है, M2 यानी कि MX, तो WX कितना आ जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज इक्वल्स टू 5.55 ग्राम्स, ओके। तो सेकंड का आंसर आ गया, थर्ड का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो, कैलकुलेट द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन वो अज्यूम करके आपने ये देखना है, ठीक है। MgCl2 है, आई फैक्टर कितना हो गया 3, ओके, आई हो गया 3, तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.512 अपॉन 95 मल्टीप्लाई बाय 200, और इसको kg में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सब कुछ आपके पास गिवन है, डेल्टा TB आ जाएगा 0.81 केल्विन, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इसका आंसर। वाई इज द वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्लोज टू 0.5, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डाइमराइजेशन, ओके, डाइमराइजेशन की वजह से होता है। कैसे, ये आपके पास ऐसे है, ऐसे, ठीक है, डाइमराइजेशन की वजह से ऐसा।
डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग इतना ऑफ K2SO4 यानी कि I हमारे पास आ गया है 3, W हमारे पास है 2.32 10⁻⁻², वॉल्यूम 2 लीटर, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन है, ठीक है। R वैल्यू दी हुई है, मोलर मास हमको दिया हुआ है 174 ग्राम्स। सिंपल आपको पाई इज इक्वल्स टू CRTI कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2.32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 298 एंड R डिवाइडेड बाय ये हमारे पास मोलैरिटी। सब कुछ आप एक में कर लोगे तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 5.96 मल्टीप्लाई बाय और इसका आ जाएगा आंसर 0.0049 एटमॉस्फेयर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। सो थर्ड है, when 25.6 grams of sulfur is dissolved in 1000 gram of benzene, the freezing point is lowered by this. Delta TF is equals to I KF molarity. TF आपको दिया हुआ है 512, ओके। I जो है वो आपने देखो, I जो है यहाँ पे वो आप निकालना, उसको निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रही है ना कोई एसोसिएशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो I का यहाँ पे काम ही नहीं है। अब KF देखो, KF कैसे निकालोगे आप? KF आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5.12, मोलैरिटी कितनी है 25, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्राम अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास देखो कितना है यहाँ पे SX। अगर O2 होता तो हम क्या करते, एक ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। S2 होता तो एक सल्फर का मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें पता नहीं है कितना है तो इसका हम मोलर मास ले लेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय X, ठीक है। इसका मोलर मास ले लेते 32 मल्टीप्लाई बाय X मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे kg 1 kg, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास X कितना आ जाएगा 8, यानी कि जो मॉलिक्यूल था वो था S8, ओके। नेक्स्ट आता है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज डिसॉल्व्ड इन इतने ग्राम ऑफ वाटर अज्यूमिंग। अब ये तो सिंपल का क्वेश्चन अगेन। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना आपने, डेल्टा TF निकालो, आपको पता है KF मोलैरिटी, डेल्टा TF आप निकालोगे आ जाएगा I। अब MgBr2 है, MgBr2 ये Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Br नेगेटिव, I आपको 3 मिल गया, ठीक है। इसका एक, इसके 2, 3 आ गए तो 3। KF आपको दिया हुआ 1.86, मोलैरिटी आपने निकालनी है। मोलैरिटी के लिए क्या होता है, ग्राम्स, मोल्स निकालने हैं, मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा 4। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, डेल्टा TF कितना आ जाएगा 1.27। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू -1.27, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशंस और ये हो जाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, दे ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस, ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सारे ही आपके कंडीशन में राउल्स लॉ ओबे करते हैं, ठीक है। एंड दे डेविएट, नॉन आइडियल क्या करते हैं, दे डेविएट फ्रॉम राउल्स लॉ, deviates from Raoult's law, ओके। नेक्स्ट आता है इसका हीट ऑफ मिक्सिंग। जब आप दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स करोगे तो डेल्टा H मिक्स ये कम हो जाएगा, वॉल्यूम मिक्स ये भी मतलब कम नहीं, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, कोई वॉल्यूम जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन नॉन आइडियल के केस में ऐसे नहीं होता, ओके। बस ये आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट आता है
A solution is prepared by dissolving इतना ग्राम of potassium sulfate in 2 liters of water. Assuming complete dissociation determines its osmotic pressure. ये अब आप खुद भी कर सकते हो. I आपको पता है कितना का 2 3 कैसे K2SO4 ये कैसे देगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. ये आ जाएगा 3. कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी पड़ेगी. गिवन मास अपॉन मोलर मास 2 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है. R कितना है 0.082 एंड टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन. ठीक है. तो पाई कितना हो जाएगा 0.0053 एटमॉस्फेयर. ओके. नेक्स्ट आ जाता है ये हो जाएगा ए का. ये नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट टाइप ऑफ एजियोटॉप इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. अब देखो एसीटोन ये है आपके पास और क्लोरोफॉर्म ये है. इनमें क्या होती है यहाँ पे आपस में बॉन्डिंग हो जाती है. अगर दो आप सॉल्वेंट ले रहे हो, दो आप सॉल्यूशंस ले रहे हो, कोई भी आप प्योर सॉल्वेंट्स ले रहे हो, उन दोनों को आप मिक्स करोगे, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन हो रही है. तो इंट्रैक्शंस होने की वजह से क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. ओके. नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे और अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो क्या हो जाएगा इनका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट इट विल बी हायर देन द ईदर ऑफ द टू. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी हायर हो जाएगी देन ईदर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट्स. प्योर सॉल्वेंट्स से भी हाई हो जाएगी इनका बॉइलिंग पॉइंट. तो इसलिए इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं ओके एजियोटॉप्स बनाते हैं वो भी हाई बॉइलिंग एजियोटॉप्स बनाएंगे. ओके. हायर बॉइलिंग एजियोटॉप्स. हायर बॉइलिंग एजियोटॉप्स. ओके. तो ये हमारे पास थे 4 क्वेश्चंस थे 5 मार्क्स के. आप इसको अच्छे से लिखोगे सारा कुछ जो भी गिवन है. अब जब भी एग्जाम्स आएंगे स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ अगर आप लिखोगे विद फॉर्मूला आपको उसके मार्क्स मिलेंगे. ओके. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे कैसे सॉल्व करने हैं. ओके. बाय बाय.